0.1%। 0.1। अच्छा तुमने वो अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं किया जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तुमने तुमने और एक्यूरेट वैल्यू निकाल दी जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। जब भी छोटे से परसेंटेज हो 1% 2%, तो उस जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसका यूज़ किया करो, वो बहुत क्विक होता है। ठीक है, तुमने कैलकुलेशन में क्या किया है जरा एक बार मुझे फ़ोटो भेज दो। जिन्होंने कर लिया वो जरा अपना सॉल्यूशन भेजो मुझे। चलो ये करो। जिन लोगों का हो गया फर्स्ट और सॉल्यूशन भेज दिया वो लोग ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तुमने बहुत लंबे कैलकुलेशन बहुत लेंदी है लक्ष्य तुम्हारी, तो इसको वैसे करो जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। परसेंट चेंज जैसे लास्ट क्लास का लिखा हुआ होगा तुम्हारे पास। यस सर। बोलो स्मॉल जी क्या होता है, नाम बताओ इसका। सोनिया अनम्यूट। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, तो एक्सेलरेशन कैसे आता है? कुछ फोर्स से आता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू ये सर जी का फॉर्मूला gm/r² है। ओके चलो तुमने वो बता दिया, मैं उसी को डिराइव करवा रहा था, gm/r²। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अर्थ की रेडियस श्रिंक हो गई तो रेडियस हम r को 2% चेंज कर देंगे एंड मास रिमेनिंग द सेम, तो g और m तो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, g में कोई चेंज नहीं है, m में कोई चेंज नहीं है, इनको मैंने कट कर दिया बटा r, तो g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। अब मैंने क्या कहा था, परसेंट चेंज के लिए क्या करते हैं, बोलो। दिस इज r⁻²। क्या करें,
परसेंट चेंज याद आ रहा है कुछ? मैंने y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m ऐसा कुछ बोला था, तो उसमें डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू क्या लिखा था? यस सर, आपने दिखाया था। तो एरर एनालिसिस तो कर चुके हो। तो चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा m इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स था, ठीक है। तो इस पैटर्न को देख के यहाँ बताओ सोनी, यहाँ क्या करेंगे? सर m कौन है यहाँ इस सिचुएशन में बताओ, उसको यहाँ अप्लाई करके बताओ। यहाँ m थोड़ी लिखा है ऊपर। जो हमारा g इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, उसके हिसाब से वैल्यू बताओ। यहाँ m थोड़ी ना है, यहाँ m -2 इनटू डेल्टा जी अपॉन जी, वो तो लेफ्ट में है। किसकी पावर है -2? सर आर। तो डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। परसेंट में 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड कर दिया, परसेंट चेंज हो गया। अब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये परसेंट चेंज इन आर हो गया। कितना दिया हुआ है? 2% दिया हुआ है। इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज है, तो माइनस साइन के साथ रख देते हैं इस चीज को, ठीक है ना। श्रिंक हो गई रेडियस 0.2% से, तो मैंने डेल्टा आर का साइन निगेटिव होगा तो इसलिए माइनस रख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4%। प्लस क्या कह रहा है कि जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जी इंक्रीजेज बाई 4%। बताओ ये कितना इजी कैलकुलेशन हुई? तुम लोगों ने जैसे किया है उससे ये इजी है कि नहीं है? बट इसकी लिमिटेशन है। एक तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है। एक्यूरेट करोगे तो 4 पॉइंट, कोई किसी ने 1 बताया था 4.1%, ठीक है, इस तरह का कुछ आएगा। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे चेंज इन आर अगर होता 20%, 50%, 100%, तब ये बिल्कुल ही गलत वैल्यू देता, ठीक है। लेकिन 1%, 2% में ये तुम्हें बहुत क्विकली और जितना हमें एक्यूरेसी ज़रूरत है उतनी दे रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी ज़रूरत है हमें कैसे पता लगेगा? तो हमारे लिए तो क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव है तब तो हम डिसाइड कर सकते हैं कितनी एक्यूरेसी चाहिए। ऑब्जेक्टिव है तो फिर ऑप्शन जो दिए हैं वो डिसाइड करेंगे। यूजुअली ऑप्शन ऐसे होंगे जो तुम इस एक्यूरेसी से काम कर सकते हो, ठीक है। तनिषा, तुमने R2 स्क्वायर को 0.98 रख दिया है, दैट इज रॉन्ग। R2 विल बी 0.98 समथिंग इनटू, तुम ये थोड़ी ना कि तुमने 2% कम कर दिया तो R2 की वैल्यू 98/100 हो गई। हाँ, यूनिट क्या रखोगे R2 तनिषा? अगर तुम R2 इज इक्वल टू 98/100 कह रहे हो तो ये किस यूनिट में है? तो दिस इज रॉन्ग। फिर अगला ये कौन है? सना। सना का जी डैश, सना ने भी थोड़ा लंबे तरीके से किया है, आ गया सही आंसर। एंड ये किसने डिलीट मार दिया है? श्रेया, तुमने भेजा था क्या? बट डिलीट कर दिया है। तो अभी ये 7-8 बच्चों का मुझे रिस्पांस मिला है, ठीक है। बाकी का मैं अटेंडेंस के साथ नोट करता हूँ कि आज रिस्पांस आया कि नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन, मुझे अभी लक्ष्य का आंसर आ गया है, बाकी लोगों का नहीं आया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सेकंड क्वेश्चन, क्या इसमें कैसे करें? रेडियस 1/3 है, डेंसिटी क्वार्टर है। तो पहले तो स्मॉल जी का डेंसिटी से रिलेशन वाला फॉर्मूला या तो याद है या डिराइव कर लो। शुभांकर, शुभांकर, हेलो शुभांकर। अच्छा, नहीं है क्या शुभांकर? हाँ शुभांकर, तुम्हारा आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ शुभांकर बोलो। यस, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल जी का डेंसिटी पर डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है
तो डिराइव का बता दो, डिराइव करके कैसे करें, और याद है तो बता दो फॉर्मूला ही। डिराइव ही बताओ, हर बार डिराइव करना चाहिए क्योंकि रटने वाली चीज कभी रुकती नहीं दिमाग में। स्मॉल जी की तुम्हें कहाँ से हम स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से बताओ। अभी अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, जो सोनी से मैंने करवाया था वही चीज रिपीट करवा रहा हूँ, तुमको जो पता है बेसिक। हम्म, फिर उसके आगे गुड। अब इसको डेंसिटी के टर्म्स में लेके जाना है, क्या करें? देखो इसमें मुझे क्या है, डेंसिटी एक तो 1/4 दे दिया है और दूसरा रेडियस 1/3 दे दिया है अर्थ के कंपैरिजन में। तो मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूं? किसको रिप्लेस करेंगे? मास को। तो मास को बताओ डेंसिटी टर्म्स में क्या लिखेंगे? सर 4/3 पाई आर। अभी रुको शुभांकर, तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? कौन सा शेप है बताओ, अर्थ का या प्लेनेट का शेप क्या लोगे? बिल्कुल स्फीयर लो। तो बताओ मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी के टर्म्स में बताओ, मास इक्वल्स टू हरी अप। ये तो 6th-7th क्लास वाले बच्चों की चीज है। डेंसिटी का डेफिनेशन बताओ, डेंसिटी की डेफिनेशन बताओ, वहां से बोलो मास इक्वल टू डेंसिटी क्या होती है। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है तुम जो बोल रहे हो। ओपन करने में थोड़ी देर लग रही है। कोई बात नहीं, एक बार तो क्लोज क्यों कर रहे हो तुम? ओपन ही रखो। ठीक है, अब बता दो मुझे मास। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर, अच्छा आर वही वाला नीचे वाला, ठीक है आर क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आर स्क्वायर से जो है क्या आएगा, 4/3 पाई रो जी और स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो अब मुझे रो और स्मॉल आर से ही मतलब है, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं। तो अभी बाकी सबको हटा के रो आर लिख लिया बस, प्रोपोर्शनल टू रो आर। ठीक है, अब बताओ जी, जो जी में मैं जो जी डैश लिखूंगा वो जी से के कंपैरिजन में किस फैक्टर से अफेक्ट हो रहा होगा? तो रो क्या हो गया है, डेंसिटी 1/4 हो गई है, 1/4 1/4 हो गई, और रेडियस क्या हो गई है, 1/3 हो गई है, तो 1/3 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा जो जी डैश आया वो जी के टर्म्स में 1/12 हो गया। अगर 1/12 हो गया जी की वैल्यू, तो उसकी हाइट पे क्या असर पड़ेगा? जो जंप कर रहा है, जैसे मान लो ये एक आदमी है, वो आदमी जंप कर सकता है अर्थ पर 2 मीटर हाइट तक। ठीक है, तो वो उस प्लेनेट पे कितने मीटर हाइट तक जंप कर पाएगा? लक्ष्य, तुम इसमें आगे बताओ, तुमने आंसर दे दिया था तो क्या लॉजिक लगाया था? बाकी कोई बता सकता है? लक्ष्य भी मीटिंग में नहीं है। सर 24 मीटर्स। 24 मीटर तूने बताया, बट रीजन तो बताओ, कैसे हमें पता लगा कि 24 मीटर? ग्रेविटी अगर 1/12 रह गई है तो हाइट 12 टाइम्स हो जाएगी, ये लॉजिक कि हाइट इज प्रोपोर्शनल टू जी, ये कहां से पता लगा? नहीं नहीं सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। हाँ इनवर्सली। तो एक थोड़ा फील तो आ रहा है कि जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहां हम ज्यादा हाइट तक जंप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अपॉन में जी स्क्वायर आ जाए या अंडर रूट जी आ जाए, ऐसा कुछ हो? तो एग्जैक्टली जी की पावर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कैसे पता लगेगा? कौन सा फॉर्मूला तुमको ऐसा बताएगा? सर वो सर एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें क्या टाइम दोनों में सेम रहेगा क्या? तुम अगर ये कह रहे हो टाइम का नहीं रहेगा, टाइम वाला। और यू उसमें यू भी 0 नहीं है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए जरा सोचो।
सब लोग सोचेंगे कौन से फॉर्मूले से हमें जी को एच से रिलेट करने में हेल्प मिलेगी। Sir, A is equals to V minus U upon T. अच्छा, फिर नहीं इसमें सर, नहीं सर, ये वाला T भी पर आ नहीं गए। हमें देखो डिस्टेंस लाना है, इसमें डिस्टेंस को लाओ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS यानी -2GH कर देते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जंप करना है मैक्सिमम हाइट 0 यानी कि यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH। हम क्या एज्यूम करेंगे कि यू कांस्टेंट है। जिस वेलोसिटी से हम अर्थ पर जंप स्टार्ट कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से हम किसी भी प्लेनेट पर जंप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट मतलब हमारी जो जब हमने जो जिस वेलोसिटी से अपना अपवर्ड मोशन स्टार्ट किया, तो यहां से क्या पता लग रहा है? G इंटू एच इज कॉन्स्टेंट और H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। तो G की वैल्यू अगर 1/12 हो जा रही है, G की वैल्यू G/12 हो गई है, तो तुम्हारा 12 टाइम्स हो गया हाइट। ठीक है, तो हाइट बिकम्स 24 मीटर, क्योंकि 2 मीटर तो अर्थ पर था, उसका 12 टाइम्स 24 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे थ्योरी क्या है? थ्योरी तो बस वही है कि जी में क्या इफेक्ट पड़ा, लेकिन उसके आगे तुम सोच पा रहे हो कि नहीं? जी तो 1/12 निकाल दिया, ठीक है, उसके आगे का काम कर पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इस चैप्टर की चीज नहीं थी, वो तो तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखी है जो इक्वेशन मैंने यूज करी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी मैंने क्या बोल दिया? जी ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, ड्यू टू हाइट। ठीक है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस हम कितना जा रहे हैं, तो जी का कैसे वेरिएशन हो रहा है। ठीक, तो सपोज दिस इज द अर्थ। अब इससे हम अंदर हम रेड डिस्टेंस लेते हैं, तो ब्लू है, स्मॉल, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं। ठीक है, तुम लोगों को दिख पा रहा है कैपिटल आर, या अलग कलर से लिखे हैं? इसको ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, कैपिटल आर। और मुझे कहाँ पे चाहिए ग्रेविटी की वैल्यू? मुझे चाहिए अर्थ से h हाइट पर, वेयर h इज नॉट नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर। ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये बताओ कि इस पॉइंट P पर व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ G डैश? G डैश इसलिए लगा दिया कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ G से अलग होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? ऐसा फॉर्मूला बताओ जो किसी भी डिस्टेंस पर काम करता हो। बोलो। रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हमें हाइट h पर, अर्थ से सरफेस से हाइट h पर g की वैल्यू पता करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा इसमें? GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। गुड, G कैपिटल M अपॉन, अभी स्मॉल r स्क्वायर लिख देते हैं, वेयर स्मॉल r इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, O, यहाँ पे मैं O लिख दे रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना है? तो ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h है, तो ये वैल्यू पुट कर दें, तो G डैश क्या आ जाएगा? G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये बताओ कि एज h विल इंक्रीज, जितना हम ऊपर जाएं उतना G की वैल्यू क्या होगी?
सर कम होती जाएगी। ठीक है, जी डैश की वैल्यू कब जीरो होगी, कितनी हाइट पे जाके जी डैश की वैल्यू जीरो जाएगी? डिक्रीज हो रही है तो कभी तो जीरो होगी। बोलो। कहां पे जीरो होगी? नो आंसर। जल्दी से बताओ क्या हुआ, इतना सोच रहे हो तुम लोग? ये बताओ स्मॉल आर की क्या वैल्यू रखें जिससे कि हमें जी डैश जीरो मिले? हाँ, सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने जो डिस्कशन यहाँ पे लिखा है वो सारा अबव अर्थ सरफेस लिखा है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे, हाँ नंबर यहाँ पे लिख लो, अबव अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ सरफेस के अंदर जाने में क्या दिक्कत आएगी? क्या यही फॉर्मूला यूज नहीं हो जाएगा? तो आंसर है दिक्कत आएगी कि अंदर जाने पर मास m चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं भी बताऊंगा कैसे क्यों होगा। अभी आउट ऑफ द अर्थ सरफेस हम जा रहे हैं तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आर हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो कि हाइट से रिलेट कर रहा है, और इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। तुमको फॉर्मूला, ये अगर ऊपर वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, तो तुमको नीचे वाला ऑटोमेटिकली पता है, क्योंकि बस क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, आप बताओ जरा, इतना सा आंसर नहीं कर पा रहे तुम लोग? 11th क्लास की में हो स्टूडेंट, जी डैश की वैल्यू जीरो स्मॉल आर की किस वैल्यू पर होगी? अबव अर्थ सरफेस में देना आंसर। बोलो। सर इन्फिनिटी। यस, आर जैसे जैसे देखो, आर कभी इक्वल टू इन्फिनिटी तो होगा नहीं, तो टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं। एज आर टेंस टू इन्फिनिटी, जी डैश टेंस टू जीरो। और आर इन्फिनिटी तो एच क्या होगा? हाइट क्या हो जाएगी? हाइट भी इन्फिनिटी टेंड करेगी, तभी तो स्मॉल आर टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो जी डैश विल बिकम जीरो एट इन्फिनिटी, यानी कि किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर जी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है उसके 100 टाइम्स या उसके 1 लाख टाइम्स डिस्टेंस पर भी चले जाएं अर्थ से दूर, तो वहां पर भी अर्थ की ग्रेविटी जीरो नहीं होगी, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। ठीक है, अब ये बात अलग है कि वहां हम मान लो अर्थ से बहुत दूर चले गए, ठीक है, वहां अर्थ का जो फील्ड होगा वो फील्ड हो सकता है कि उस जगह के आसपास में जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके ग्रेविटेशनल फील्ड के सामने नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो वहां पर फिर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को जीरो मान सकते हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकली स्पीकिंग जीरो नहीं होगा, भले ही कितना भी छोटा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पर भी मतलब कहाँ पे जाके होता है जीरो? तो इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी कहाँ पर है? तो कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है इन्फिनिटी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर सपोज कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, कोई जैसे 1-2 सैटेलाइट्स हैं जो कि अब प्लूटो वगैरह से भी दूर जा चुकी हैं, मतलब अर्थ के सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी हैं, तो वो जो एक्सप्लोरेशन जो व्हीकल्स थे वो सपोज बहुत भी दूर चले गए हों, तो वहाँ पे भी थ्योरेटिकली स्पीकिंग जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, इट माइट बी वेरी वेरी स्मॉल, बट हमारा थ्योरेटिकली जी डैश जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, मैंने टेंस टू जीरो लिखा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया स्मॉल एच के साथ रिलेशन। अब अगर मैं ये कहूं कि स्मॉल एच इज नॉट वेरी वेरी लार्ज, इफ एच इज स्मॉलर देन आर ई, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा? उसमें एक तो यह है कि तुम एच को इग्नोर ही कर दो, आर ई के सामने एच को इग्नोर कर दो, तो जी एम ई अपॉन आर ई की वैल्यू तो 9.8 होती है, तो वही हो गई। लेकिन मैं इतना भी नहीं चाहता हूं कि मैं उसको इग्नोर ही कर दूं, तो मैं स्मॉलर पर एच के साथ एक फंक्शन लाना चाहता हूं, यानी कि मैं ना तो बहुत एक्यूरेट बात कर रहा हूं, जैसे हमारा ये फॉर्मूला है अभी जो मैंने डिराइव किया है,
ठीक है, जिसमें अपॉन में आर ई प्लस एच होल स्क्वायर है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैल्यू जी डैश की बहुत एक्यूरेट देता है, ठीक है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, बट ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंथी है। अगर मैं कहूँ कि बताओ एच की वैल्यू हमने 2% बढ़ा दी तो जी डैश क्या होगा, तो ये हमें डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, हमारे प्रीवियस टेक्निक यहाँ फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें अगर एच की वैल्यू 2% चेंज हुई है तो आर ई प्लस एच की वैल्यू थोड़ी ना 2% चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत अच्छा सा नहीं है छोटे से वेरिएशंस के लिए, तो हम इसके लिए एक स्पेशल सिचुएशन यहाँ पे कर रहे हैं डिराइव, ठीक है, जिसमें कि हम ये अंडर दिस एजम्पशन लेंगे। अच्छा, इस एजम्पशन हमें एक यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक अप्रॉक्सीमेशन की, तो वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n अप्रॉक्सीमेटली होता है 1 प्लस n टाइम x इफ क्या अंडर विच एजम्पशन, इफ x इज लेस देन 1 के सामने x अगर बहुत छोटा सा हो तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये बताओ 1/0.99 की वैल्यू इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके बताओ कितनी होगी, एनीवन? 1/0.99 की वैल्यू इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके कोई बता सकता है? लेस देन देखो इसकी वैल्यू कैसे हो सकती जी सर, है? यस बोलो। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था, आपने जो ये लिखा है हाँ। लास्ट क्लास का, ये क्या? हाँ, ये भी मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n इंटू एक्स इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, 0.99 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.01, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस 0.01 टू द पावर -1 हो गई। अब इस पर अप्रोक्सीमेशन लगा के बता दो क्या होगा, n की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस n इंटू 0.01 क्या हो जाएगा? 2.001। 2.001। फिर से सोचो, अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई इतने लोगों में कोई आंसर देने वाला नहीं है। 1 माइनस फिर -1 इंटू 0.01 है, क्या होगा? 1.001। 1.001 00 नहीं, सिंगल जीरो 1.01। 1.0। यस, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर ये तुम लोग को कैलकुलेशन में भी तो हेल्प करेगा, कहीं कभी ये करना है डिवीजन करने बैठ के लंबा टाइम, इसको बताओ ये क्या होगा? बोलो ये क्या होगा? क्या हो गया सर? 1.02। 1.02। अब तुम लोग कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो, 1.02 के बाद फिर आगे जीरो कुछ समथिंग ऐसे होगा नंबर, ठीक है। तो हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये सफिशिएंट है। तुम डिवाइड भी करके देखोगे अगर मान लो मैनुअली, तो तुम 1.02 के आगे फिर रुक ही जाओगे कि इतना ही काफ़ी है। तो ये कितना जल्दी हो गया, ठीक है। 1/0.75 पे ये काम कर सकते हो, जरा करके देखो। 1.75 वैसे तुम्हें पता है 0.75 होता है 3/4, ठीक है। तो वैसे तो तुम्हें पता है कि 1/0.75 जाके आ जाएगा 4/3 विच इज 1.333, ठीक है। लेकिन तुम मेरे टेक्निक से अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.25, ठीक है। फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस 0.25 हो जाएगा, ठीक। अभी जो हमने किया है उससे 1.25 आया, ठीक है। थोड़ी सी एरर है, इतनी इग्नोर भी नहीं कर सकते, एरर थोड़ी बड़ी ही है,
1.33 की जगह 1.25 करना एक्सेप्टेबल तो नहीं होना चाहिए। परसेंटेज वाइज में देखोगे तो कुछ अराउंड 10% के आसपास की तो एरर होगी है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन फिर कहाँ काम करेगा, जहां पर x लेस देन 1 है। 0.25 इज नॉट लेस देन 1, ठीक है। 0.25 लेस देन 1 है, बट लेस देन 1 के सामने इग्नोरेबल नहीं है, ठीक है। तो जहां x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है वहां तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा अप्रोक्सीमेशन। तो 1/0.98 1/0.9 में भी लगा सकते हो। चलो एरर बढ़ती जाएगी, जितना तुम अप्रोक्सीमेशन के कंडीशन से दूर जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी एरर। अब इसको तुम देखोगे तो ये 1.1 आएगा हमारे अप्रोक्सीमेशन से, और एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लो एक बार, मैं बताता हूँ क्या आ रहा है। 1/0.9 1.111, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक। तो 0.9 पे भी चलो मान सकते हैं कि ये आगे वाले 1 मैंने इग्नोर कर दिए, ठीक है। लेकिन जितना दूर चलते जाओगे उतना अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा। चलो अच्छा, अभी हम वापस आते हैं, ये हमारे अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे हम। स्पेशल केस लिख लो इसको, स्पेशल केस क्या, h लेस देन आर ई। तो हम g डैश इज इक्वल टू लिखेंगे जी एम ई अपॉन नीचे आर ई को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? ये स्टेप सबको समझ में आया? और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होगा? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या चीज है? जी, ये जी है विच इज 9.8 अर्थ सरफेस वाला, ठीक है। तो इसको मैं जी अपॉन 1 प्लस एच आर ई को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पावर में -2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ओपन कर दो अप्रोक्सीमेशन लगा के, तो -2h अपॉन आर ई हो गया। बोलो भाई, समझ में आया? ठीक। अगर मैं कहूं कि परसेंट चेंज, पहले बताओ चेंज निकाल सकते हो, इसका मतलब कि कितना चेंज आया। बताओ डेल्टा जी कितना आया, चेंज इन जी। बोलो, चेंज जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, जी डैश माइनस जी, बोलो। चलो मैं यहां पे इसको ओपन कर देता हूं, यहां से सोच के बताओ, इसको देख करके तो डेल्टा जी बोल सकते हो। हाँ बोल पाओगे? नहीं? जल्दी से बताओ, पहले डेल्टा जी निकालो और फिर उसके बाद परसेंट चेंज इन जी निकालो। एक मिनट में जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सर हाँ सर, डेल्टा जी थोड़ा बड़ा सा आ रहा है। तुम बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है? सर जी माइनस डी जी डैश माइनस 2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इनटू जी। एक मिनट फिर से बोल दो जरा। डेल्टा जी जी माइनस जी डैश। तुमको जी माइनस जी डैश ही तो पूछा है मैंने।
Sir, G minus D G dash minus 2 into 2h upon radius of Earth into G. तुमसे मैंने जी डैश माइनस जी पूछा था और तुम राइट साइड में भी वही चीज लेके बता रहे हो। Yes sir. कुछ और सोच लिया। सर इसका 2GH अपॉन आर आएगा। यस, थोड़ा सा और सोचो, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। माइनस से माइनस भी आएगा। यस, हाँ, ये वाला जो है इसी को देख करके तुम लिख रहे हो तो माइनस हो आएगा। माइनस क्या बता रहा है कि फाइनली जो वैल्यू है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गया, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, ये जी डैश स्मॉलर है, जी बड़ा है। ऊपर जाने पर जैसे हम हाइट ऊपर बढ़ा रहे हैं तो हमारी जी डैश की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए नेगेटिव आया, आना भी चाहिए नेगेटिव। अब बताओ परसेंट चेंज इन जी कैसे होगा? व्हाट इज परसेंट चेंज? परसेंट चेंज क्या होता है? डेल्टा जी अपॉन ओरिजिनल जी इंटू 100। तो डेल्टा जी ऊपर निकाल चुके हो। अच्छा, एक थोड़े से यहां पे मैंने कुछ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया ऊपर? into G. इंटू जी। जी यस, इंटू जी भी है। अब परसेंट चेंज इन जी, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 विल बी माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू 100। ऊपर वाले से देख लो ना, ऊपर से क्या करोगे? तुमको ये तो हो गया डेल्टा जी, ठीक है। डेल्टा जी में अपॉन में क्या चाहिए? डेल्टा जी के अपॉन में जी चाहिए, तो यहां पे अपॉन में जी किया तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू हो गई माइनस 2h अपॉन आर ई। परसेंट चेंज में 100 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर परसेंट चेंज में तुम्हें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो 2h अपॉन आर ई इंटू 100। ठीक है, बट फिर तुम्हें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो ऐसे, और अदरवाइज यही लिखा हुआ है माइनस 2h अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, नोट हो गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से ही है ये। अभी तक कोई ऐसा खास डेरिवेशन नहीं आया था, दिस इज द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें वेरिएशन डेप्थ पे चाहिए होगा, तो उसके लिए पहले हम लोग थोड़ी सी जी के वेरिएशन के बारे में कुछ थ्योरम लिखेंगे। यहां तक नोट हो गया? हो जाए तो बता दो। आगे बढ़े। यस सर। अभी हम न्यूटन्स शेल थ्योरम करेंगे, उसके बाद हम अंदर अर्थ के अंदर वाले उस पे जाएंगे पॉइंट्स पर। तो लिखो न्यूटन्स शेल थ्योरम। या ओनली शेल थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ये किसके लिए है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट मास ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इसके लिए है। इसमें पहला पार्ट, इफ अ पॉइंट मास लाइज outside a uniform spherical shell or sphere with a spherically, ये स्फीयर को हम सॉलिड बोल देते हैं, और शेल तो हॉलो होगा, ये सॉलिड। स्फीयर विद अ स्फेरिकली सिमेट्रिक
internal mass distribution, the shell or sphere attracts the point mass as if the entire mass of the shell or sphere is concentrated at as a point mass at the center of the shell or sphere. ठीक है, इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे ये मास m है, सपोज ये अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो इसमें मास कहाँ कहाँ होगा, सब जगह पर होगा, ठीक है। और हॉलो होगा तो मास कहाँ पर होगा, ये बस इस बाहर होगा, ठीक है। अच्छा, शेल थिन होने की जरूरत नहीं है, कैसा भी हो, बट ये इंपॉर्टेंट है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसमें डेंसिटी सिमिलर हो, सेम होनी चाहिए, ठीक। तो आउटसाइड पॉइंट P ले रहे हैं हम वहां से, इन दोनों ही केस में इसका भी मास m है और जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं सेंटर से वो r डिस्टेंस ले रहे हैं पॉइंट P की, ठीक है। दोनों में मैंने सेम चीज दिखाई है। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या स्मॉल g हम डायरेक्ट लिख देते हैं, स्मॉल g एट P विल बी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अगर फोर्स हमारा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा, ठीक है, तो मास से डिवाइड करोगे m2 m2 से, तो तुम्हारा स्मॉल g की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तुमने देखो फॉर्मूला कैसे लिखा है, हमने क्या मास से ज्यूम किया, हमने ज्यूम किया कि जो टोटल मास m है वो कहां पर है, सेंटर पर है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज, ये बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस आर सेम एज कि टोटल मास m का पॉइंट मास बना दिया और ये p पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर टोटल मास m है और ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। ऑल थ्री सिचुएशंस आर सेम। बोलो, ये बात समझ में आ गई कि सॉलिड स्फीयर है, शेल है या पॉइंट मास एट द सेंटर है, तीनों का बाहर के पॉइंट P के लिए सेम बिहेवियर है। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए वाला। अच्छा, ऊपर जो लिखा है एक बार पढ़ो, अभी तक खुद से नहीं पढ़ा होगा, एक बार 2 मिनट 1 मिनट में पढ़ो पूरा। अच्छा सर। स्फेरिकली सिमेट्रिकल इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्फीयर बना के बताता हूँ। ये स्फीयर है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर डेंसिटी इस स्फेरिकल सरफेस पर कुछ है डेंसिटी, ठीक है, फिर और अगर हम दूर गए तो डेंसिटी कुछ और है, और दूर गए तो डेंसिटी कुछ और है, लेकिन पूरी एक जो मैं सर्कुलर बना रहा हूँ जो कि स्फीयर को डिनोट कर रहा है, उस एक पूरे स्फीयर पर सेम है। जैसे मान लो कि मैं डेंसिटी का एक फंक्शन बना दूं, सपोज डेंसिटी है 3r + 2,
सपोज डेंसिटी का ऐसा फॉर्मूला है, तो यहां पर अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो किस तरह से चेंज हो रहा है रो। पहले आर जब हमारा छोटा है तो जो मैंने भी ये डार्क सा रेड बन रहा है मेरा स्फीयर, इस डार्क वाले रेड स्फीयर में स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हर जगह डेंसिटी सेम होगी कि नहीं, बोलो सेम होगी ना, क्योंकि हर पॉइंट पर आर सेम है, रेडियस सेम है, ठीक। तो ये हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, अब मैं यहां पे ये दूसरे कलर से डार्क बना रहा हूं, इस स्फेरिकल सरफेस पर सब जगह सेम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन सब पॉइंट्स का आर सेम है, ठीक। तो ये होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हालांकि होमोजीनियस नहीं है। मैंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूं इसलिए मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस होने पे तो ये कंडीशन होगी ही ट्रू, साथ में थोड़ी सी और लिबर्टी ले सकते हो कि तुम स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तब भी ये चीज़ ट्रू है। और स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि डेंसिटी शुड डिपेंड ओनली ऑन रेडियस, ठीक है। या तो कांस्टेंट रहे पूरे में तब भी स्फेरिकली सिमेट्रिक है कि पूरे मास पूरे स्फीयर में सिमेट्रिक कांस्टेंट है, या अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो आर पर डिपेंड करनी चाहिए, किसी और चीज़ पर नहीं। किसी और चीज़ का मतलब अगर मैं मान लो ये कहूँ कि ये जो मेरे पॉइंट्स मैं इधर बना रहा हूँ, तुम लोगों को दिख रहा होगा ये थीटा, ठीक है, ऐसे थीटा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। मेरा ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर थीटा चेंज हो रहा है। अगर डेंसिटी थीटा का फंक्शन हो जाती तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहती, क्योंकि वहां पे किसी एक पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस पे देखोगे तो थीटा अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा तो डेंसिटी भी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट के लिए थीटा अलग अलग है। समझ में आया? तो अगर रो थीटा का फंक्शन हो गया देन दिस इज नॉट अ स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बट रो अगर आर का फंक्शन है, केवल रो स्मॉल आर का फंक्शन है, तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सबको। नहीं आया हो तो मुझे अभी इस समय इस पॉइंट को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हॉलो वाले का मास डिस्ट्रीब्यूशन, हॉलो वाले में तो स्फेरिकल, अगर मान लो यहाँ जो डेंसिटी है वही डेंसिटी यहाँ पर हो, वही डेंसिटी यहाँ पर हो, तो वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है। उसमें हम वॉल्यूम में तो अंदर और कहीं जा नहीं सकते, बस सरफेस पर ही है। या चलो थिक भी ले सकते हो, थिक में कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक अगेन मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो आर का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब उसमें फिर हो क्या रहा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक और मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि तुम इस चीज को सारे मास को कहाँ मान लो, पॉइंट मास पर मान लो कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और हमने जो न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा है F = Gm(m)/r², ये फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है? ये पॉइंट मासेस के लिए पढ़ा है, ठीक है, कि दो पॉइंट मास हैं जिनका की डिस्टेंस स्मॉल आर है तो उन पर ये फॉर्मूला होता है। तो हम उसी फॉर्मूले को जो दो पॉइंट मासेस के बीच में लगा सकते हैं वो हम इस तरह के स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी लगा सकते हैं अगर पॉइंट आउटसाइड हो, ठीक है। इनफैक्ट हमने अभी आउटसाइड पॉइंट के लिए जी डैश की वैल्यू निकाली थी, तो वहां ये हमने बिना बोले हुए एज्यूम कर लिया था कि अर्थ का जो बिहेवियर है वो पॉइंट मास की तरह से ही है, ठीक है। चलो तो अभी ये क्लियर हो गया। जिस ऑब्जेक्ट को हम सर मतलब पॉइंट मास नहीं मान पाए सर, उसका कैसे कर पाएंगे? वहां फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वहां पर हम छोटे छोटे से मासेस की जगह, जैसे हमने सन और अर्थ के बीच का फोर्स में मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, तो वहां पे छोटे छोटे मासेस लेकर के फिर इंटीग्रेट करोगे सबका फोर्स। ओके सर। चलो तो ये हो गया हमारा एक तो शेल थ्योरम का ए पार्ट। अब शेल थ्योरम के बी पार्ट पे पहुंचते हैं। अब हम ये तो आउटसाइड पॉइंट के लिए था, अब हम इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पार्ट। इफ अ पॉइंट मास लाइज इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट मास इज 0। The gravitational force on the point mass is 0, but
if a point mass lies inside a homogeneous solid sphere, the force on the point mass acts towards the center of the sphere, and this force is exerted by the spherical mass situated interior to point mass. बता भाई, हो गया? लिख लिया? इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अब। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यहाँ पे देखो, इन्होंने ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें दो पार्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है, एक तो शेल के लिए और दूसरा सॉलिड के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग अलग तरह से। तो पहले मैं शेल की बात कर रहा हूँ, दिस इज द शेल। ठीक है, शेल ऐसा उसकी कुछ थिकनेस ले लेते हैं, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्फेरिकल शेल में। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक पॉइंट मास स्मॉल एम रख दें, ये इस बाहर वाला कैपिटल एम है, ठीक है, ये स्मॉल आर पर है, तो इस पॉइंट पी पर या स्मॉल एम पर फोर्स ऑन स्मॉल एम क्या होगा बोलो, ऊपर की पहली लाइन पढ़ के। जीरो। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं कि ये हमारा एक इस तरह का प्लेनेट है जो कि हॉलो है अंदर से, तो वहां पे इस पॉइंट पी पर जी की वैल्यू क्या होगी? बोलो, अगर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो मिल रहा है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या एक्सेलरेशन क्या होगा? हरी अब जल्दी बोलो, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सर जीरो। ठीक, तो ये तो हो गया शेल। अब हम आते हैं सॉलिड स्फीयर पर। सॉलिड स्फीयर कैसा है? अभी तुम होमोजीनियस ही ले लो, ठीक है, हालांकि उसमें वो भी है क्या, ये स्फेरिकल सिमेट्रिक, अभी उस चीज़ को नहीं बात करते, अभी होमोजीनियस यानी कि हर जगह पे डेंसिटी सेम है। ठीक है, इसकी रेडियस ले लेते हैं आर ई। इसके अंदर मैं एक इस तरह से एक वो बना रहा हूँ, जस्ट क्या, हाइपोथेटिकल एक बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू मैं आर ई बाई 2 ले लेता हूँ, इस हाइपोथेटिकल बाउंड्री की वैल्यू। ठीक है, मैं मतलब अर्थ के अंदर जो है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ पर मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर मैंने एक स्मॉल एम पॉइंट मास रख दिया। ठीक है, मैं ऊपर जो सेंटेंस दिया उस पर बाद में आऊँगा। उस सेंटेंस का एक तरह से हम लॉजिक समझ रहे हैं पहले, ठीक है, फिर हम उसको देख करके कंफर्म कर लेंगे कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। अच्छा, ये जो मेरा कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है, इसको मान लो कि ये ऑनियन की तरह से बहुत सारी लेयर्स से बना है। ठीक है, ऑनियन की तरह से बहुत सारी लेयर्स,
वो लेयर्स में यहाँ पे ग्रीन कलर से इस तरह से दिखा रहा हूँ, एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ये लेयर। कुछ लेयर अंदर लाई कर रही हैं उस एम से, और कुछ लेयर आउटसाइड में लाई कर रही हैं। आउटसाइड में कोई और कलर ले लेते हैं, चलो आउटसाइड में मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है। ये आउटसाइड वाली लेयर्स, तो ये हर एक लेयर क्या रिप्रेजेंट कर रही है बोलो? ये लेयर किस शेप में है? स्फेरिकल शेल। तो शेल में ऊपर जो हमने पढ़ा है वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे फोर्स ऑन स्मॉल एम, ठीक है, नंबर ए, ड्यू टू लेयर्स ऑफ स्मॉल आर ग्रेटर देन आर ई बाई टू। जिस पॉइंट एम को हमने आर ई बाई टू पे रख रखा है ना, ठीक है, फोर्स एम लोकेटेड एट आर ई बाई टू, ठीक है। तो आर ई बाई टू से ग्रेटर रेडियस वाले लेयर्स की बात करें तो ऊपर हमने अभी जो शेल वाली जो यहां पे पढ़ा उसको अप्लाई करके बताओ कि स्मॉल एम पर वो क्या करेगा, वो फोर्स क्या होगा? लेयर्स, ये जो आउटसाइड वाली लेयर्स हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये और ये वाली लेयर्स, इन लेयर्स की वजह से स्मॉल एम पे क्या फोर्स फील होगा? इन लेयर्स के रिलेटिव स्मॉल एम कहां रखा है? उनके अंदर रखा हुआ है, तो क्या फोर्स होगा? जीरो होगा, ठीक है। आउटसाइड वाली लेयर्स की वजह से स्मॉल एम पर फोर्स जीरो होगा। और इनसाइड वाली लेयर्स के बारे में तो ऊपर लिखा नहीं था, अभी हमने डिस्कस नहीं किया यहां पर, लेकिन वो हम और पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका बताओ जरा। बी ड्यू टू लेयर्स ऑफ स्मॉल आर लेस देन आर ई बाई टू। श्रीदा बताओ जरा। ड्यू टू लेयर्स स्मॉल आर लेस देन आर ई बाई टू, यानी ग्रीन वाली जो लेयर्स हैं अंदर, उनका जो फोर्स होगा उसके बारे में हमने अभी तक कुछ पढ़ा है? अभी लास्ट 15 मिनट्स के अंदर अंदर मैं जरा अंदर वाली एक लेयर बना दे रहा हूं। अंदर वाली एक लेयर जो ग्रीन वाली लेयर है, एक सिंगल लेयर की बात कर देता हूं, ठीक है। इस सिंगल लेयर की वजह से ये मास हो गया, स्फेरिकल शेल हो गया, और हमारा स्मॉल एम बाहर रखा हुआ है, ठीक है। बताओ इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? कैसे भी इस पे फोर्स लगेगा? मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ये आर ई बाई टू है। सीधा बताओ जल्दी से। फोर्स और इस वाली लेयर का मास सपोज एम डैश है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? सीधा आर इधर, सीधा यस यस बताओ। तो अभी हमने जो पढ़ा था उसको अप्लाई करो। ये पॉइंट की लोकेशन रिलेटिव टू दिस शेल क्या है? आउटसाइड है, इनसाइड है? सर आउटसाइड। आउटसाइड के लिए अभी तक क्या पढ़ा है? जो पॉइंट आउटसाइड होता है शेल के, उस पर फोर्स कैसे लगता है? एज इफ जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम कौन सा? एम कौन सा? सर एम डैश। एम डैश अपॉन सर आर स्क्वायर। अच्छा आर ई। अब बताओ यहाँ पे आर ई बाई टू या आर? सर आर ई बाई टू। आर ई बाई टू। थोड़ा सा डायमेंशनली गड़बड़ कर दिया अभी। फोर्स के फॉर्मूले में डायमेंशन में तो ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तुमने जहां से फॉर्मूला देख के बताया वो क्या फोर्स का फॉर्मूला था? तुम न्यूटन्स वो लॉ बताओ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है फोर्स? जी m1 m2 होता है ना, तो स्मॉल m भी रखो। यस सर। यस अच्छा, अब ये बताओ कि ये फोर्स है, ऐसा क्यों कर पाए हम? आर ई बाई टू डिस्टेंस क्यों रखा? क्योंकि ये जो सिस्टम है, अभी हमने जो प्रीवियस पेज पर पढ़ा था, प्रीवियस पेज पे ये सारा कि ये तीनों सिस्टम बिल्कुल क्या इक्विवेलेंट हैं, यानी कि हम शेल को रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट मास से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो एम डैश शेल है, शेल को मैं सेंटर पर रख दूँ, कितना मास? वही उस शेल के मास को, एम डैश को,
ठीक है, एम डैश को मैंने यहाँ सेंटर पे रख दिया और यहाँ पे स्मॉल एम है, पॉइंट पॉइंट मास के बीच में GM1M2/r² लग जाता है, तो वो लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिफरेंट शेल्स, अब ग्रीन वाले और भी तो शेल्स हैं, स्मॉल एम के अंदर बहुत सारे शेल्स होंगे जो कि मास बना रहे होंगे, तो मैं हर एक शेल के मास को यहाँ पर ऐसे सेंटर पर अगर रख दूं तो दूसरे जो शेल्स हैं उसमें इस फॉर्मूले में कोई चेंज होगा क्या? एग्जैक्टली यही फॉर्मूला तो सब पे लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, शेल्स की रेडियस चेंज हो रही है, लेकिन शेल की रेडियस तो इसमें आई नहीं ना फॉर्मूले में, स्मॉल आर का तो कोई रोल नहीं था, शेल की अपनी रेडियस का कोई रोल ही नहीं है इसके फोर्स में। तो अगर मैं अदर शेल्स के लिए भी लिखूंगा तो बिल्कुल ऐसा ही टर्म बनेगा। तो जब हम सारे शेल्स की वजह से स्मॉल एम पे फोर्स ऐड करेंगे तो एम डैश में सारे मास ऐड हो जाएंगे, बाकी सब टर्म्स सेम रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, नहीं आया? अगर मैं मान लो ये कहूँ कि अभी सपोज मान लो कि स्मॉल एम के अंदर जो है 3 ही शेल है, वैसे इनफाइनाइट शेल से बनेगा वो, ठीक है, मान लो भी 3 शेल है, ठीक है, तो एक वाले का M1 डैश था मास, दूसरे वाले का जो मास है वो GM2 डैश है, ठीक है, अपॉन RE/2², ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ये खास बात है, ठीक है, रेडियस उनकी चेंज हो रही है अलग अलग शेल्स की, लेकिन स्मॉल एम का सेंटर से डिस्टेंस तो सही सेम ही बना हुआ है। फिर M3 डैश स्मॉल एम अपॉन RE/2², ठीक है, इनको ऐड करोगे तो G और स्मॉल एम और RE/2² ये सब तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा M1 डैश प्लस M2 डैश प्लस M3 डैश, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये M1 डैश और M2 डैश ये सारे ऐड कर दोगे स्फीयर के मास, तो वो क्या हो जाएगा, वो M इनसाइड का मास हो जाएगा अपॉन, अच्छा अब स्मॉल RE/2 हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि मास जो हमने RE/2 पे रख दिया था। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, अब स्मॉल r जरा मैं अलग एक ऐसा बना देता हूँ r, ठीक है, स्मॉल r यहाँ पर तो हमने ये शेल की रेडियस लिया था, उसका तो कोई रोल नहीं था, ठीक है, लेकिन RE/2 को थोड़ा और जनरलाइज करने के लिए मान लो ये स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने स्मॉल m को रखा था, तो इस स्मॉल r का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा फोर्स आ गया एट एन इनसाइड पॉइंट हियर कैप, ये स्मॉल r हमारा लेस देन RE है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है सबको कि इनर अंदर क्या हो गया, अंदर ऐसा हो गया पॉइंट टाइम अगर अंदर लोकेटेड है तो उस स्मॉल m पर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू आउटर लेयर तो 0 रहना है, 0 0 सारे लेयर्स के ऐड करोगे तो 0 ही आना है, और अंदर वाली लेयर्स की वजह से जब तुम निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला मास का ये बना GM इंटू M इनसाइड अपॉन R²। स्मॉल m तो उस पॉइंट मास का खुद का मास है, और M इनसाइड क्या है कि स्मॉल m से अंदर जितनी लेयर्स हैं उनका मास, ठीक है, इतना समझ में आया? बोलो अब तुम, हाँ अब ये ऊपर वाला सेंटेंस सॉलिड स्फीयर वाला पार्ट पढ़ो। बट इफ अ पॉइंट मास लाइज इनसाइड होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर, द फोर्स ऑन द पॉइंट मास acts towards the center of the sphere and this force is exerted by the spherical mass situated interior to the point mass। point mass जहां भी है उसके अंदर में जितना मास लोकेटेड है वो उस पर लगाएगा, तो हम उसके लिए फिर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलो, तो अब जितने लोगों को अभी पूरी कहानी नहीं समझ में आई उन लोगों के लिए बस फाइनल रिजल्ट याद करने को मैं बोलूँगा कि पॉइंट अगर अर्थ के इनसाइड में है तो हम फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही लगा रहे हैं GMM/R², ठीक है, या यहाँ से हम स्मॉल g अगर कहें कि स्मॉल g डैश हमें कैलकुलेट करना है तो हम पॉइंट मास का खुद का मास डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा कि तुमने रटा हुआ है, तो उसमें बस क्या करना है, ये जो मास है वो इंटीरियर मास है, यानी कि इस इंटीरियर मास को तुम डेंसिटीज का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, G/R², और इंटीरियर के लिए हम क्या करें, अगर हम टोटल मास को 4/3 πr³ से डिवाइड कर दें अर्थ के पूरे मास को, तो ये डेंसिटी हो गई, और उसमें इंटीरियर वाले रेडियस स्मॉल r डिस्टेंस पर मास m है, तो उसके मास को हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, 4/3 π कैंसिल, और ये हो गया G कैपिटल M। अब ये मास टोटल अर्थ का है, ये इनसाइड वाला नहीं है,
और एक स्मॉल आर बाहर रह गया और नीचे आर ई क्यूब आ गया। ये फॉर्मूला हमारा बन गया ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी एट ए इनर पॉइंट, अर्थ के अंदर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा रफ वर्क हो गया है, मैं नेक्स्ट पेज पर इसको फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ तक में कुछ पूछना तो नहीं है, मैं फिर से नेक्स्ट पेज पर बस फेयर करने जा रहा हूँ। कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ तक? इंटीरियर में क्या करना है सब समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं अलग से हेडिंग लगा के ये जो डिस्कशन हुआ उसको मैं समराइज कर देता हूँ। हम लोग बी पार्ट पर हैं अब। स्मॉल वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, हम लोगों की हेडिंग चल रही है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। तो पहले थी आउटसाइड अर्थ सरफेस, इनसाइड अर्थ सरफेस। अब हमारा द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ में हमने, अब मैं स्कूल में डेरिवेशन आएगा तो बस इतना लिखोगे जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जितनी कहानी बताई वो डिटेल था। पॉइंट पी ले लिया हमने, कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। पी का मतलब है वो पॉइंट जहां हम इंटरेस्टेड हैं, जैसे स्मॉल जी निकाल रहे हैं। ठीक है, रेडियस आर ई, मास एम ई, तो क्या करें अब? बाय शेल थ्योरम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ डी। सपोज हमने यहाँ पे डेप्थ ले ली अर्थ के सरफेस से डी, डेट इज सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा आर ई माइनस डी। इज ड्यू टू मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अभी जब हमने स्मॉल आर ऊपर लिखा है दैट इज करके वाला स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल जी विल बी कैपिटल जी इंटू मास इंटीरियर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अलग से हम लिख देंगे मास इंटीरियर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू डाल देंगे मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर ई क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू एम स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ये एमसीक्यू करने में तो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली ही याद हो जाएगा कि मास तो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो हम ये सीधे ही सीधे लिख लेंगे, हर बार ऐसे डेंसिटी वगैरह लिख के जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर ये डाल दिया जी, एम की वैल्यू डाल दी 1/r² पहले से था, तो ये आ गया जी एम ई और स्मॉल आर अपॉन आर ई क्यूब। तो ये स्मॉल जी का वेरिएशन, ये जी डैश कर लो इसको, जी डैश। ये जी डैश किस तरह से वेरी कर रहा है स्मॉल आर से? अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनल है, दिस जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, बताओ जब बाहर थे तो जी का आर पे कैसे डिपेंडेंस था? स्मॉल आर पर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर ई यानी आउटसाइड,
आउटसाइड पॉइंट के लिए जी का कैसे वेरिएशन था स्मॉल आर से? इनवर्सली ऐसे पावर भी तो देखो। आउटसाइड पॉइंट के लिए पूरी अर्थ का मास ऐसा था कि जैसे पॉइंट मास है सेंटर पर, तो पॉइंट मास के फॉर्मूले में जी का क्या होगा? पावर के बताओ, आर की पावर में क्या रहेगा? अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोग को ये फॉर्मूला याद था ना, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से पावर नहीं देख सकते हो, आर स्क्वायर। और इस वाले में क्या हुआ? इस वाले में प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। कोई डायमेंशनली मिस्टेक तो नहीं हो गई? बताओ, डायमेंशनली तुम लोग सेटिस्फाइड हो कि स्मॉल आर का 1/r स्क्वायर और अगले वाले में लीनियरली प्रोपोर्शनल? डायमेंशनली सही है फॉर्मूले? हरी अब जल्दी से बताओ।